हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री अध्याय 7 प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। यानी अध्याय 7 के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम देखेंगे ही, साथ ही हम यहाँ पर इसके जो 4 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के प्रश्न बैंक के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पूरा सॉल्यूशन हम एक एक करके देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस का। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले यदि आपने अध्याय 1 से लेकर 6 तक मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ केमिस्ट्री का, यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और पूरा 1 से लेकर 6 तक A to Z पूरे ऑब्जेक्टिव सहित क्वेश्चन सहित 3 से 4 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुकी हूँ एक ही वीडियो में। तो यदि आपने नहीं देखे तो फटाफट जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर 7 को भी लिख सकते हैं। और साथ ही सभी विषयों के PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर पीएच मान बताना है। तो आप सभी को पता होगा जो मानव रुधिर का पीएच मान यानी रक्त का जो पीएच मान होता है 7 से प्लस होता है। मतलब कितना, 7.4 होता है, जो कि यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तीसरे नंबर के ऑप्शन में। तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण कौन सा है। ये यहाँ पर आपको सिर्फ लवण का नाम बताना है, वो कौन सा लवण है जिससे बनता है। तो ज्यादातर क्या होता है जो सोडियम, यहाँ पे बात करें सोडियम एसीटेट या एसीटेट वाले लवणों की, तो वो दुर्बल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम एसीटेट आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो अमोनियम एसीटेट है, जो अमोनियम बनता है वो कैसा होता है, यहाँ पर अमोनियम NH3 और H से बनता है। यहाँ पर हम यदि NH3 और H को तोड़े तो अमोनियम बनता है। तो इसी प्रकार से जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों से बना हुआ है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर अमोनियम एसीटेट, यानी कि CH3COONH4 यहाँ पर ये बन जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। अब साम्य की बात हो रही है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, संभवतः जो अग्र परिवर्तन होती है उसके अनुसार होती है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो होगा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, NaCl का जलीय विलयन है। NaCl का जलीय विलयन, ये तो आपको पता है क्या होता है, उदासीन होता है। NaCl का जो बनता है सोडियम और क्लोराइड का, तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो आपका क्या नंबर हो जाएगा, 3rd नंबर का आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी बात करें AlCl3 की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको पूछा गया किस प्रकार का है, यहाँ पर कौन सा अम्ल है, या क्षार है, या ब्राउनस्टेट अम्ल है, इस प्रकार से आपको पूछा गया। तो क्या है यहाँ पर, ब्राउनस्टेट अम्ल है, आर्सेनियस अम्ल है, या लुईस अम्ल है, या लुईस क्षार। तो आपको पता होगा AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, लुईस अम्ल। बात करते हैं छठवें प्रश्न की। यहाँ पर आपको पूछा गया, निम्न में से किसका पीएच मान उच्चतम है। सर्वाधिक पीएच मान वाला कौन सा तत्व है, यहाँ पर जो आपको बताए गए इन सभी समीकरणों में से ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, जिसका जो यहाँ पर बात करें इन चारों में से यदि कंपैरिजन करती हूँ मैं, तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका सर्वाधिक पीएच मान होता है। इसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है सोडियम कार्बोनेट का, वो भी कार्बोनेट के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, कोई आयन नहीं देते, या H3O+ आयन देते हैं। तो आपको इसको बताना है। तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्नियस के अनुसार अम्ल कैसे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो, तो आहारनीयस समीकरण की बात करें तो उनके अनुसार जो H+ आयन देते हैं यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं वो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले नंबर में ही आपको दिया गया है, जो H+ आयन देते हैं आहारनीयस के अनुसार वे अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले मैं आपको इसके ऑप्शन से बता देती हूँ। यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे KNO3 आपको यहाँ पर दे दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट दे दिया है, फिर अगेन क्या दे दिया है, सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से समीकरण यहाँ पर मिस प्रिंट है, जबकि बन क्या रहा है, KCl। मतलब इसका आप यहाँ से समझ सकते हैं KNO3 तो डेफिनेटली होगा यहाँ पर, या फिर क्या होगा, प्लस में NaCl होगा, तभी ये समीकरण बना होगा कि K पोटेशियम क्लोराइड होगा और NaNO3 होगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है आपको, यहाँ पर जो 3rd है इसमें, इसलिए इस ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मे बी पॉसिबल इसका सही आंसर होना चाहिए जो यहाँ पर HgCl2 यहाँ पर बन रहा है, प्लस H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में यहाँ पर बन रहा है, ये क्रिया होना चाहिए उत्क्रमणी, क्योंकि जो अग्र परिवर्तन होता है अग्रभाग में यहाँ पर वही क्या कहलाती है, उत्क्रमणी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल ही होना चाहिए, बाकी सारी किसके एग्जाम्पल है, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाओं के। तो आप इसको अच्छे से मैच कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान शून्य हो, मतलब जलीय विलयन की बात करें तो कोई भी हो सकता है, इसका पीएच मान क्या हो, यदि शून्य हो, पीएच इज जो मान है वो 0 है, तो विलयन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो क्या होता है इसमें, आपको विलयन जो होगा वो अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पीएच मान यदि शून्य है तो विलयन होना चाहिए अम्लीय, क्योंकि हम लोग H+ हाइड्रोजन आयन भी देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर 10वां प्रश्न है, साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया आपको दी गई है N2+2H2 यानी कि अमोनिया के यहाँ पर जो बन रही है NH3, इसके लिए क्या होंगी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर मोल की पावर -2, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा 10वें नंबर का, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी इकाई के लिए बताया गया साम्य स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया, बस वही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम ये 4 अंक वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, स्थिर ताप पर बंद पात्र में, सबसे पहले याद रखना टेम्परेचर जो है वो स्थिर है, नियतांक है, मतलब यहाँ पर एक बंद पात्र, उसमें एकदम एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में और अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है, क्यों। तो क्या वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है, पहला उत्तर देना है। और क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है, तथा अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ा उसका उत्तर देख लेते हैं, जो कि आपको पूछा गया। और अंत में C नंबर का है कि जो साम्यावस्था उसमें क्या परिवर्तन आता है और अंतिम वाष्प दाब क्या होंगी। तो सबसे पहले जो वाष्प दाब उसमें देख लेते हैं। तो प्रारंभ में वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होगा, वाष्प दाब घटेगा, यानी कि क्यों, क्योंकि क्या होगा, समान मात्रा की वाष्प बड़े स्थान पर बढ़ जाती है। वाष्प दाब कैसे घटता है, क्योंकि यदि हमने एक जगह वाष्प है और वो जगह क्या हो, बड़े स्थान पर हो, तो वो अलग अलग कैसी हो जाएंगी, वाष्प जो है वो पूरी बढ़ जाएंगी। तो यही आपको पूछा गया था। अब C जो वाष्प यहाँ पर साम्यावस्था क्या होगा, तो साम्यावस्था फिर से स्थापित हो जाएंगी अंत में, ये आपको पूछा गया था। और जब अग्र क्रिया तथा प्रतिप यानी जो इसके पश्चात क्रिया की दर होंगी वो बराबर हो जाती है, अतः वाष्प दाब नहीं बदलता। अब क्यों नहीं बदलता, क्योंकि ये ताप पर निर्भर करता है, पात्र के आयतन पर नहीं। आपने पात्र में कितना, आपका हो सकता है पात्र कोई और हो, पर यदि उसमें आपने आयतन के अनुसार है, उस पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर, टेम्परेचर कम ज्यादा है उस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ताप पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। तो जैसा आप ताप दोगे उसके अनुसार साम्यावस्था परिवर्तित होते जाएगी। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है जो आपको पूछा गया है, साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों और ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है, ये आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुद्ध ठोस अथवा द्रव यदि आधिक्य में हो कि मोलर सांद्रता नियत रहती है। जो ठोस और द्रव की बात करें शुद्ध की, तो यहाँ पर उनकी जो सांद्रता है, मोलर सांद्रता, वो कैसी रहती है, नियत रहती है। अर्थात क्या होता है इसका अर्थात, मतलब यहाँ पर जो उपस्थित मात्रा होंगी वो कैसी होगी, स्वतंत्र होती है। तो यही कारण है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय शुद्ध द्रवों और ठोसों को उपेक्षित किया जाता है, इसी कारण क्योंकि उनकी जो उपस्थित मात्रा है वो स्वतंत्र रूप से रहती है और आधिक्य में हो तब। तो ये आपको लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपको एक गैस अभिक्रिया के लिए दिया गया है, समीकरण उसके आधार पर बताना। चलिए वो देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, उसमें आपको सुधार करना है। जैसे कि इतना क्वेश्चन आपको दिया है, गैस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ये सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ तक के दिया है, यहाँ पर आपको सुधार करना है। आप बुक में मैच करूंगी, मैंने बुक में जब इसको मिलाया तो मुझे क्वेश्चन कंप्लीट मिला। इसमें लिखा है इस व्यंजक के लिए संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, ये आपको जो प्रश्न बैंक उसमें नहीं दिया है, पर क्वेश्चन यही होगा करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कई सालों में। तो ये क्वेश्चन को आपको सुधार कर लेना है, बुक से आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो रासायनिक समीकरण वो लिखना है। तो बहुत सरल तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक व्यंजक के अनुसार हम इसको जमाएं, समीकरण को यदि इंक्लूड करें तो कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO और H2O, यहाँ पर जल, वो किससे क्रिया कर लेंगे, N की हम H2 के साथ में क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर NH3 बन जाता है। अब अकेला क्या बचता है, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हम इस प्रकार से O2 लिख देते हैं, क्योंकि अकेले हम ऑक्सीजन को नहीं छोड़ सकते परमाणु के रूप में, इसलिए उसको अणु के रूप में लिखते हैं। तो O2, फिर समीकरण को आप बैलेंस कर दीजिए। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो इधर भी हमको 12 करना होगा, तो हम यहाँ पर 6 लगा देते, तो क्या हो जाएगा इससे 12 हाइड्रोजन। लेकिन हमने यहाँ पे 4 लगाने से नाइट्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, मतलब कितनी ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन हो गई। तो 10 करने के लिए इसको क्या करेंगे, 5 लगा देंगे, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। बस इसी को देखकर आपको बनाना है, कुछ भी आपको देख यहाँ पर जो दिया गया है समीकरण उसको ही ध्यान में रखकर बनाना है, यानी कि NH3 + O2 जो आपका समीकरण बनने वाला ये बनेगा, और जो अभिक्रिया कराना है वो आपको इस प्रकार से इन अभिक्रिया से कराना है। तो ये समीकरण हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको इस प्रकार से अभिक्रिया दी गई है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीजन द्वारा डाइहाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो मेथेन है और उसका H2O के साथ में यदि संग्रह करें तो CO प्लस H2 गैस निष्कासित होती है। इसके लिए केपी का व्यंजक पहला प्रश्न है। और केपी अभिक्रिया मिश्रण का साम्य संगठन पर किस प्रकार प्रभाव होगा यदि उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए। बस इतना क्वेश्चन आपको पूछा है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है उसका सबसे पहले आपको क्या पूछा है, केपी के लिए व्यंजक। तो केपी का व्यंजक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर केपी का यह व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का हो जाएगा। उसी प्रकार से मेथेन और H2, ये हम जब अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको दिया गया पूरा क्वेश्चन में। इसके पहले भी हमने जो प्रश्न देखा साम्य स्थिरांक, सेम क्वेश्चन इसी के अनुसार आपको करना है। तो जो अभिक्रिया से पदार्थ हम बनते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया होता है वो अभिकारक, और जो यहाँ पर बनती है अभिक्रिया वो हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न था आपको उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तो साम्यावस्था भंग नहीं होंगी, लेकिन साम्यावस्था शीघ्र प्राप्त होंगी। सिर्फ तीसरा पूछा आपको, ये दोनों नहीं पूछे। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में अगले प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपको पूछा है भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षणों को लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो जो भौतिक प्रक्रम है उसके सामान्य अभिलक्षण निम्न प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला होगा निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम की बात करें में ही साम्यावस्था क्या होती संभव, मतलब सिर्फ क्लोज्ड जो होता है सिस्टम उसमें ही ओनली साम्यावस्था क्या होगी, संभव होगी। ये आपको नोट करना है। उसके बाद में दूसरा अभिलक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा, साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं कैसी होंगी, जो रिएक्शंस होंगी दोनों अपोजिट रिएक्शंस कैसी होंगी, इज इक्वल होंगी वेलोसिटी के, यानी बराबर वेग से होती है। इनमें गति किंतु स्थायी अवस्था होती है। तो ये आपको लिखना है, इस प्रकार से स्थायी अवस्था होती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तीसरे इसकी बात करें तो निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। यहाँ पर बात, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पॉइंट लिख देना है। यहाँ पर भी दिया गया है समय राशियों का मान दर्शाता है, साम्य अवस्था बढ़ चुका है, तो भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है ये भी सारा दर्शा देता है। तो ये हो गया आपके भौतिक प्रक्रमों के सामान्य अभिलक्षण जो आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ला-शातिलिय का नियम। तो अगले प्रश्न में आपको ला-शातिलिय का सिद्धांत बताना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमानपाती क्रिया के आधार पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के यहाँ पर ताप, दाब, सांद्रण सभी के आधार पर मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। ये पूरा नियम आपको लिखना है। ला-शातिलिय का जो नियम होता है इसके अनुसार आपको यहाँ पर लिख देना है। साम्यावस्था पर आधारित होता है, इसके कारक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि ताप का प्रभाव है, चाहे तो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। दाब का प्रभाव हो गया, सांद्रण का प्रभाव हो गया, ये भी आपको लिखना है। और साथ ही साथ में यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति ये भी लिख देना है। चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर और क्वेश्चंस जो इंक्लूड करना है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपको निम्न पदार्थ, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पीएच मान बताने के लिए कहे गए द्रव्य के नाम दिए, जैसे काली कॉफी, टमाटर का रस, नींबू पानी और दूध। तो इनके पीएच मान दूध का 6.8 दिया गया है, काली कॉफी का 5.0, टमाटर के रस का 4.2 और नींबू पानी का 2.2 इस प्रकार से दिए गए। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से यहाँ पर और भी है, आप इनको चाहे तो और नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया इनमें से कौन सा लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल के लिए 3 ही उत्तर आएंगे आपको, और बहुत सारे दिए गए जो कि लुईस क्षार है। तो सिर्फ BF3, H+ और NH4 ये सारे क्या है, लुईस अम्ल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपको संयुग्मी अम्ल और क्षार के बारे में पूछा गया है। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको संयुग्म अम्ल क्षारक युग्म का अर्थ पूछा गया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे और साथ ही आपको एक क्वेश्चन दिया गया। तो संयुग्म अम्ल क्षार क्या कहलाता है, आपको लिख देना है। अम्ल क्षार युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होगा वो कहलाता है। और यहाँ पर अम्ल दिए गए हैं जो संयुग्म अम्ल होते हैं और संयुग्मी क्षारक, ये आपको सारणी के लिए बनाया गया है। साथ ही संयुग्म अम्ल और क्षारक यहाँ पर बताने के लिए कहा गया। तो ये पूरी सारणी आपको बना देना है। यहाँ पर अम्ल आपको दिख रहा है, संयुग्म क्षारक दिख रहा है, क्षारक और संयुग्म अम्ल इस प्रकार से दिए गए। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको इसी प्रकार से पूछा गया स्पीसीज H2O, HCO2 और HSO4, NH2 इस प्रकार से भांति व्यवहार करते हैं। तो सारणी स्पीसीज की इस प्रकार से बना लेना, अम्ल क्षारक की भांति कार्य करता है, और ये आपको पूरी सारणी यहाँ पर इंडिकेट कर देना है। इसको और एक प्रकार से भी आप कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिए गए हैं लुईस अम्ल में क्षारक में वर्गीकृत कीजिए कि किस प्रकार ये अम्ल क्षारक के समान कार्य करते हैं। ये प्रश्न है आपका अगला। तो ये आपको लिखना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 OH, F और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और BCl3। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। लुईस क्षारक है दोनों ही, और उसके बाद में 2 बच्चे वाले 2 जो हो जाएगा H+ और BCl3, ये सारे कैसे लुईस अम्ल। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको पूछा गया यहाँ पर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन को समझाइए।
आप वो क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, स्पीसीज संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक के अनुसार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी कर लेना, आप चाहे तो लुईस क्षारक लुईस अम्ल के अनुसार इस प्रकार भी यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस को दो अन्य तरीकों से कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर आपको देख लेना है। जो एक प्रोटॉन है, बहुत छोटा व्यास भी यहाँ पर दिया है, जल ग्रहण क्षेत्र होने के कारण उपस्थित दो एकाकी युग्मों के साथ जोड़ देता है। ये इस प्रकार से है। साथ ही इसको आपको यहाँ पर चित्र भी बना देना है, ऋणात्मक स्पीसीज जो बताया गया है, तो ये पूरा यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑक्सीजन के बंध के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ देना, तो यहाँ पर इस प्रकार से H9O बन जाएगा। ये आपको पूरा देख लेना है, इस प्रकार से चित्र बना देना है। तो ये आज हमने देखा जो चैप्टर 7 है केमिस्ट्री का, सारा सॉल्यूशन देख लिया हमने A to Z। और साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, साथ ही PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।